जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पीटी पीवाईक्यू सीरीज के 5वें वीडियो में विद्युत ऊर्जा से जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में उसको देखेंगे। उसके बाद उसके मिसलेनियस प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद उद्योग से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसे देखेंगे। उसके बाद परिवहन से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में उसको देखेंगे। और उसके बाद अंत में मिसलेनियस प्रश्न देख करके समाप्त करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बीपीएससी पीटी पीवाईक्यू सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं और आज देखते हैं विद्युत ऊर्जा से जितने भी प्रश्न आए हैं उसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो विद्युत ऊर्जा से है। वो क्या है? तापीय तापीय मतलब तापीय ऊर्जा से है प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? देखिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह स्थित है बिहार में, और बिहार में पटना जिला में स्थित है। यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। और इनकी जो अनुमानित क्षमता जो है वो 3300 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर में और उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से बंदरगाह है इसको देखेंगे। तो इसमें जितने भी बंदरगाह हैं उसमें नागपट्टनम जो है, नागपट्टिनम ये तमिलनाडु में है, तो ये सबसे साउथ में हो जाएगा। तो तीन जिसमें सबसे लास्ट में है वो ऑप्शन हो जाएगा। तीन कौन सा है? तो तीन है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उससे पहले भी और भी देख लेते हैं कि चार एक तीन क्या है। तो चार में विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्या है? तो काकीनाडा है, वो भी आंध्र प्रदेश में। और मछलीपट्टनम वो भी आंध्र प्रदेश में। तो चार, एक, दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? तमिलनाडु का नागपट्टनम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पूरब से, मानचित्र पर दाहिना तरफ पूरब होता है, तो पूरब से लेकर के और पश्चिम दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पूरब में सबसे पूरब में कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पूरब में हमारे पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में क्या है कि पूर्वोत्तर राज्य में जो है इसमें नामरूप, नामरूप कहाँ है? असम में। तो ये पूर्वोत्तर राज्य में हो जाएगा, असम में, ठीक है। तो कह रहा है इसमें पूरब से पश्चिम दिशा में इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पूरब में कौन हो जाएगा? नामरूप। तो नामरूप 2 नंबर सबसे पहला ऑप्शन में आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सबसे फर्स्ट में है, दूगो में, बी में और सी में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद कौन सा आता है। तो उसके बाद देखिए, कोटा कहाँ है? तो कोटा राजस्थान में है। ओबरा यूपी के सोनभद्र में है। और पारीछा जो है यूपी के झांसी में है। तो झांसी जो है वो थोड़ा ज्यादा पश्चिम है, और ओबरा यानी कि सोनभद्र थोड़ा पहले है, पूरब में है। तो दो के बाद क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। तो दो के बाद तीन हो जाएगा, उसके बाद चार हो जाएगा झांसी, और उसके बाद महाराष्ट्र में जाएगा कोटा राजस्थान। तो दो तीन चार एक, तो दो तीन चार एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जल विद्युत से प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी पर जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। यह जो है किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है, जो कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो जल विद्युत का योगदान जो भारत में है वो 10% है लगभग में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
वैसे एग्जैक्ट कहे तो सारे 10 से 12% के बीच में है इसका, ठीक है, जल विद्युत का योगदान हमारे कुल विद्युत उत्पादन में। ठीक है, ये 63rd में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऊर्जा विविध, ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। पहला है कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। ऊर्जा उत्पादन में, ये 2005 का प्रश्न है, तो उस समय ऊर्जा उत्पादन में जो है सो नीचे हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऐसा नहीं है, तो वर्तमान में ये भी गलत ही है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। जब प्रश्न पूछा गया था 2005 में तभी था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं। ऑप्शन है सी नंबर, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। बिल्कुल नहीं, 1% से अधिक है, तो यह ऑप्शन गलत है। अब कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी नंबर क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। बिल्कुल सही बात है। तो इस 2005 के अनुसार यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम 2025 की बात करें तो अभी वर्तमान में इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये कहता है गत दशक में भारत ऊर्जा उत्पादन में प्रवृत्ति ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। बिल्कुल नहीं, अभी वृद्धि हुई है ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, और प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भी बढ़ा है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन 1% से अधिक है अभी वर्तमान में। और चौथा क्या है कि उपभोग का जो भारत में ऊर्जा का उपभोग जो है वो प्रमुखतम उद्योग क्षेत्र में है। बिल्कुल है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी। तो 1994 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, वर्तमान में ऊर्जा खपत लगभग में हमारा हम लोग का जो है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वो 0.6 टन के बराबर, यही 6-7 टन के बराबर हो गया है। ठीक है, तो 2011 1994 का पूछा है, तो 1994 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है कि अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कृषि एवं घरेलू उपभोग को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। ठीक है, दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी करता है। बिल्कुल सही बात। राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वयन किया है। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इस प्रश्न का कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि घरेलू उपभोक्ता को कम लागत पर दिया जाता है, इसलिए हमारी वित्तीय स्थिति जो है वित्तीय बोर्ड की, मतलब विद्युत बोर्ड की, उसकी कम है। ठीक है, और प्रसारण में भी अत्यधिक हानि हो जाती है, इसलिए हमारे राज्य के विद्युत, भारत के राज्य के विद्युत बोर्ड का जो वित्तीय स्थिति है वो सही नहीं है इन चारों कारणों से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किन राज्यों में से, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो भारत में जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है वो है आपको राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में देश में सबसे अत्यधिक ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैगा, कैगा कहाँ है। कैगा जो एक न्यूक्लियर पावर से जनरेट होने वाला विद्युत वहां पे संयंत्र है, तो वो कहाँ है, वो है मंगलौर के निकट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहेगा कहाँ, कर्नाटक में मंगलौर के निकट। मंगलौर के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। बिल्कुल, यहाँ पर न्यूक्लियर परमाणु शक्ति संयंत्र है जिससे बिजली पैदा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है उद्योग से। ठीक है,
जिसमें लौह एवं इस्पात उद्योग से प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज का। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा और क्रोमियम के साथ कुछ मात्रा में निकल भी प्रयोग में आता है। तो लोहा और क्रोमियम का जो है सो मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ मात्रा में कार्बन को भी मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, लोहा के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है। मतलब है कि जितने भी आयरन इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, तो वो पश्चिमी तट के साइड में है। भारत का जो पश्चिमी तट है उसके साइड में। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ लौह यस्क की प्रचुर मात्रा है और उसके बाद वहां से निर्यात जो है सो होने में, दूसरे देश भेजने में अत्यधिक सुविधा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोवा एवं पश्चिमी प्रदेश में कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह यस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है, इसलिए वहां पे क्या करती है, वहां पे क्या किया जाता है, लौह इस्पात संयंत्र को लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है। टिस्को वही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, तो ये टाटा नगर में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टाटा नगर कहाँ, तो झारखंड में। टिस्को का टिस्को को अब किस नाम से जाना जाते हैं, तो टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाटा नगर वही जमशेदपुर झारखंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तांबा उद्योग जो है सो खेतरी, राजस्थान के खेतरी में बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। खेतरी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। ठीक है, जो तांबा उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सबसे अत्यधिक सूती वस्त्र के तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सबसे अत्यधिक सूती वस्त्र के क्या है, कारखाने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर लगभग 900 से अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है। तो उद्योग का केंद्र, तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग छूट गया है, तो कौन सा वस्त्र उद्योग का क्षेत्र केंद्र है। तो वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा कहाँ है, तो भीलवाड़ा है आपको राजस्थान। ठीक है, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि डालमिया नगर में क्या है, यहाँ पे सीमेंट यानी कि चूना पत्थर की अधिकता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो सर्वप्रथम जो फर्टिलाइजर का जो संयंत्र है, प्लांट है, फर्टिलाइजर प्लांट, वो कहाँ लगाया गया था, तो ये सिंदरी में लगाया गया था। सिंदरी कहाँ है, तो सिंदरी आपको जो है वो वर्तमान में तो झारखंड में है, लेकिन जब लगाया गया था 1951 में, तो जो है सो वो झारखंड बिहार में था, संयुक्त बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, सबसे पहले सिंदरी झारखंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कब लगाया था, 1951 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अखबारी कागज का उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो अखबारी कागज का जो उद्योग है वो नेपानगर में है। नेपानगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर जिला है जिसमें नेपानगर जगह है, एक औद्योगिक नगर है जहाँ अखबारी कागज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 67 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। देखिए जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होगी वहां पे सीमेंट उद्योग की अधिकता होती ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चूना पत्थर की उपलब्धता है इसलिए सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जितने भी सीमेंट मुख्य मुख्य रूप से सीमेंट आते हैं उस सब के फैक्ट्री वहां पे है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए भैया। तो बंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है, वायुयान के लिए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है भारत के लिए हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं, और HAL भारत का जो तेजस सब बन रहा है वहाँ उसका भी फैक्ट्री वहीं बंगलुरु के निकट ही लगाया गया है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा जो है सो आपको छत्तीसगढ़ में है, और कोरबा जो है क्या कहते हैं उसको, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो एल्युमिनियम कारखाना है कोरबा में। ऑप्शन नंबर बी का 4 होगा। जमशेदपुर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर सी का 1 हो जाएगा। और मलाजखंड जो है सो मध्य प्रदेश में है, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 3 कौन में है, डी नंबर में। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में चीनी उद्योग का कौन सा कथन सही है भैया, तो देख लेते हैं। है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल, चीनी उद्योग में भारत का जो है सो स्थान प्रथम है, लेकिन राज्य में 2022 के अनुसार 2022 में जो है उत्तर प्रदेश का चीनी में जो है सो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। ठीक है, और वर्तमान की बात करें 24-25 फसल वर्ष की, तो महाराष्ट्र आगे हो गया है। ठीक है, सॉरी, वर्तमान में यूपी 1 नंबर पे आ गया है, महाराष्ट्र पीछे हो गया है। ठीक है, उस समय 2022-23 में जो है उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पे था, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है यह वजन कम करने वाला उद्योग है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उद्योग के रूप में उभरा है। बिल्कुल उभरा है, लेकिन वर्तमान में 2nd नंबर पे। जब यह प्रश्न पूछा गया था 2023 में, तब महाराष्ट्र 1 नंबर पर था, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर था। तो कौन कौन सही है, तो एक से ज्यादा अधिक सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है परिवहन से। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है परिवहन से। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और इनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2001 के 45th बीपीएससी पीटी में। ठीक है, तो 2001 में जो है सो हमारी जो राजमार्ग थी, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी संख्या थी आपको क्या कहते हैं उसको, उसकी संख्या जो है वो 64 थी, और वो 40,000 किलोमीटर में ही फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान जो है 2025, तो 25 में भारत में 599 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और कितनी लंबाई की है, तो भारत में वर्तमान में 1,46,195 किलोमीटर का जो है सो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किस चीज से, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो असम के सिलचर से स्टार्ट होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो कश्मीर से के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा का दो चरम स्थान कौन सा है? तो ये सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है रेल परिवहन से। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? तो ये 1853 में तैयार हुआ था। कहाँ से कहाँ तैयार हुआ था? तो मुंबई से ठाणे, बम्बई था पहले, बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो वो चलाई गई थी सबसे पहले रेल का डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और मीटर गेज के दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, और चौड़ी या बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है, या 1.676 मीटर होती है। ठीक है, और छोटी लाइन का जो होता है उसके दोनों पटरियों के बीच की दूरी जो है सो 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर कहाँ है? तो बिहार में है, पटना के इस गंगा नदी के इस साइड हाजीपुर, उस साइड पटना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो कौन सा ट्रेन है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? तो वो है त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ठीक है, त्रिवेंद्रम सेंट्रल 12431। ठीक है, ट्रेन का नंबर है। वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां से, और राजधानी जो है सेंट्रल राजधानी जो दिल्ली है वहां तक आती है। लगभग ये हमको लग रहा है 3000 से ज्यादा किलोमीटर का दूरी जो है सो ये तय करती है। दिल्ली में कहाँ आती है? तो दिल्ली में ये निजामुद्दीन के बीच चलती है। तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन के बीच 3000 से अधिक किलोमीटर का जो सो ये रूट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है नौ परिवहन या वायु परिवहन से पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है सो कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से मुख्यतः लॉ एस का जो है सो निर्यात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है मुर्मुगांव पत्तन, यानी कि मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये मुर्मुगांव पोर्ट जो है सो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है सो नदी पर बना हुआ पोर्ट है। ठीक है, नदी पत्तन एक तरह से कह सकते हैं इसको। तो ये है जुआरी नदी पर, जुआरी नदी के मुहाने पर बना हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का 13वां बंदरगाह, प्रधान बंदरगाह मेजरपुर किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 13वां जो भारत का बंदरगाह है, मेजर पोर्ट है, प्रधान बंदरगाह, उसको कहाँ पर स्थापित करना है? महाराष्ट्र में स्थापित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किस किस को? तो नेशनल वाटरवे जो 1 है वो आपको हल्दिया से प्रयागराज, यानी कि जो इलाहाबाद था उसको जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष जलमार्ग है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है उसे संचालित करती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 66 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि
वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा दर्रा है? तो जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है उसका नाम है, इस ऑप्शन में अगर जो देखे सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा तो वो है नाथुला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला जो दर्रा है ये 4113 4,310 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, तो चार वो ऑप्शन में नाथुला सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कहाँ पे है तो ये सिक्किम में है। ठीक है, और वैसे भारत में सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है उमिंगला पास, जो कि कहाँ है, लेह लद्दाख में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो जब सबसे ज्यादा नगर जो है तो वो किस राज्य में है, तो गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अत्यधिक जो नगरीय सर्वाधिक है वो है गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष का जो टेलीफोन का प्रादुर्भाव हुआ वो भारत में हुआ था 1851 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी टेलीग्राफ के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और कांगड़ा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो ये कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। तो भारतवर्ष और नेपाल के बीच ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो भारत जो है सो बिहार जो है, बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार जो है वो उपाद्र समशीतोष्ण में आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें हो जाएगा उपाद्र संक्रमणकालीन, इसी को उपाद्र समशीतोष्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो का क्या कारण है? भारत में जो शक्तिशाली एल नीनो आती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है, एल नीनो कारण है अतिवर्षा का। किसका कारण? अतिवर्षा का। यहाँ पे अतिवर्षा हो जाती है। ठीक है, एल नीनो की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के पास जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है वहां का अम, जो हॉट वाटर है उसके जो गर्म होने से जो हवा में नमी आती है उसके द्वारा जो है सो जो तूफान उत्पन्न होते हैं उसी को एल नीनो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? देखिए मगध जो है सो मुख्य रूप से मध्य गंगा का मैदान में है, और अंग प्रदेश जो है, अंग का मैदान जो है वो निम्न गंगा के मैदान में आते हैं। तो चूंकि ये बीपीएससी 9th 10th में पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें ये बीपीएससी ने इसे मध्य गंगा का मैदान माना है मगध को लेकर के। तो मगध को लेकर के ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भाग है वो आपको मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मगध एवं अंग अंग के मैदान निम्नलिखित में से किससे सम, किसके हिस्से हैं? तो यहाँ ये स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा हुआ है 10/12/2023 को। इसमें बीपीएससी ने इसे निम्न गंगा के मैदान में माना है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अंग के हिसाब से माना है यहाँ पर, क्योंकि अंग निम्न गंगा के मैदान में और मगध मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है
वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बाघ के संरक्षण को समर्पित है। और ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। द्रुत डाक सेवा मतलब स्पीड पोस्ट, जिसका शुरुआत किया था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1 अगस्त 1986 का जो है सो इसको प्रारंभ किया गया था स्पीड पोस्ट को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो भारत का जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ऑप्शन नंबर बी पर जो है सो है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। तो हाँ, भारत का जो तेलंगाना है वहां तो स्थित है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है। और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे भी एक जिला है हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों इसका सही हो जाएगा। तो दो दो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद मुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। 21 द्वीप कौन सा शामिल है जो कि समुद्र तट वाला है, तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो कि बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर 21 द्वीप है, यहाँ पे ज्वार नद समुद्र तट भी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आज हमने देखे कितने प्रश्न, 50 प्रश्न। तो इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न आए हुए थे बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स में विगत 33 वर्षों का जो प्रश्न था वो इंडियन ज्योग्राफी का समाप्त हो गया। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का। अब आगे हम वर्ल्ड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है सो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।